नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई वैसे वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिज़ाइन किए गए। तो सबसे पहले क्या होता था, सीरियल प्रोसेसिंग होती थी या बेयर मशीन होती थी। बेयर मशीन मतलब जिसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। उसके बाद बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आया, सिंपल बैच सिस्टम, देन मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसर, डेस्कटॉप सिस्टम्स आए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आए, क्लस्टर्ड आए, हैंडल्ड आए। तो इन सबको हम डिटेल में देखते हैं। एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आए, सभी आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, या हो सकता है इनमें से कुछ सिलेक्टेड आ जाए और जिनको आपको डिटेल में बताना हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं सीरियल प्रोसेसिंग क्या होता है। It performs all the instructions into a sequence manner or serially, hence it is called as serial processing। ये यूज़र या प्रोग्रामर जो है इंस्ट्रक्शंस को पंच कार्ड में पंच करके सिस्टम में इंसर्ट करता था और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता था। तो जो इंस्ट्रक्शंस लिखे थे यूज़र ने या प्रोग्रामर ने, वो वन बाय वन सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं, इसीलिए इसे सीरियल प्रोसेसिंग बोलते हैं। Instruction given by user are executed in FIFO manner। FIFO manner इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहला इंस्ट्रक्शन लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट वाला होगा, फिर नेक्स्ट वाला होगा। तो FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला इंस्ट्रक्शन लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। In these systems all the jobs are firstly prepared and stored on the punch card, and after that the card will be entered in the system, and then all instructions will be executed one by one sequentially। It is also called as bare machine as they do not have operating system। Programmer directly interacted with computer hardware। प्रोग्रामर जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता था, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अभी जो आ रहे हैं वो क्या करते हैं कि इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, तो प्रोग्रामर को डायरेक्टली ही कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना पड़ता था। यूज़र कैन नॉट बी एबल टू एंटर द डेटा फॉर एग्जीक्यूशन, और यूज़र कैन नॉट इंटरेक्ट विथ सिस्टम। एक बार उसने जो है एग्जीक्यूशन के लिए दे दिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम में स्टोर कर दिया, तो उसमें वो डेटा को एंटर नहीं कर सकता था। यूज़र जो है सिस्टम से एक बार सिस्टम पे प्रोग्राम देने के बाद उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता था। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रॉबैक्स क्या थे इस सिस्टम के। रिसोर्सेज ऑफ दीज सिस्टम्स आर डेडिकेटेड टू ए सिंगल प्रोग्राम अंटिल इट्स कंप्लीशन। रिजल्ट्स लो प्रोडक्टिविटी। सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं एक ही प्रोग्राम को असाइन हो जाते थे, और जब तक वो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक जो है दूसरा कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था। तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता था, इसीलिए लेसर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होंगे, इसीलिए उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती थी, लेसर होती थी। और वो सिस्टम्स क्या होते थे, एक्सपेंसिव होते थे। दूसरी क्या थी, इसमें दो प्रॉब्लम्स थी। एक थी शेड्यूलिंग की। अगर किसी भी प्रोग्रामर और यूज़र को जो है अगर वो सिस्टम यूज़ करना है तो उसको एक साइन अप शीट पे बताना होता था कि वो उस मशीन को यूज़ करना चाहता है। तो यूज़र यूज़ साइन अप शीट टू रिजर्व मशीन टाइम। जैसे यूज़र 1 आया या प्रोग्रामर 1 आया, उसने साइन कर दी कि वो इस मशीन को 1 आवर के लिए यूज़ करना चाहता है, ठीक है। अब उसने 1 आवर के लिए लिखा, लेकिन सपोज़ वो जॉब उसका 30 मिनट्स में ही हो गया, तो क्या हुआ, 30 मिनट्स के बाद जो है 30 मिनट्स तक वो फ्री रहा सिस्टम, उसे कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, वेस्टेड कंप्यूटर आइडल टाइम। तो हमारा कंप्यूटर क्या रहेगा, आइडल रहेगा। उस टाइम में उसको कोई यूज़ ही नहीं कर सकता है, क्योंकि इसने 1 आवर का कहा था, तो उस ड्यूरेशन में उसे कोई और यूज़ करेगा ही नहीं। जैसे यूज़र 2 ने सपोज उसने कहा कि 30 मिनट्स लगेंगे उसे, उसने उस मशीन को 30 मिनट्स के लिए रिजर्व किया, लेकिन जब वो जॉब करने लगा तो उसका वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, जॉब नॉट फिनिश्ड इन अलॉटेड टाइम। तो उस केस में क्या होगा कि बाकी के यूज़र्स को मशीन मिल जाएगी, अब इसको वेट करना पड़ेगा, और जब तक सारे यूज़र्स की नहीं हो जाती तब तक इसको फिर से वो मशीन नहीं मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम थी किसमें, सीरियल प्रोसेसिंग में। दूसरा क्या था, सेटअप टाइम। अब जब भी किसी को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता था तो उसको 3 सेटअप स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे। सबसे पहले उसे लोड करना पड़ता था कंपाइलर और सोर्स प्रोग्राम इन मेमोरी, लोडिंग कंपाइलर एंड सोर्स प्रोग्राम इन मेमोरी। फिर सेकेंड स्टेप में वो क्या करता था, सेविंग द कंपाइल प्रोग्राम ऑब्जेक्ट को। तो जो पहले उसने कंपाइलर और सोर्स प्रोग्राम दिया, उसको एग्जीक्यूट किया, जो ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर के थ्रू जनरेट होगा
उसको अगेन वो सेव करता था कंप्यूटर में। देन लोडिंग एंड लिंकिंग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड कॉमन फंक्शन, फिर जो भी उस ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंकिंग होनी थी लिंक अदर प्रोग्राम्स की या अदर फंक्शंस की, उन सबको अगेन वो किस में करता था, मेमोरी में स्टोर करता था और फिर एग्जीक्यूट करता था। तो ये सेटअप टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा है। हर बार जब भी प्रोग्राम उसे एग्जीक्यूट करना है तो उसे ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एरर आ गया बाय चांस तो अगेन वापस से ये सेटअप टाइम लगेगा, उसे फिर से ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो इफ़ एन एरर ओकर यूज़र हैड टू गो टू स्टार्ट ऑफ दिस सेटअप सीक्वेंस, इसको वापस से ये सारी सेटअप सीक्वेंस करनी पड़ती थी। तो लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम इज स्पेंट इन सेटिंग अप द प्रोग्राम टू रन। तो इसमें क्या हो रहा था, टाइम वेस्टेज हो रहा था। तो ये सारे जो हैं ये ड्रॉबैक्स थे किसके, सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम के। तो इसके ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट जो सिस्टम आया वो था सिंपल बैच सिस्टम। इट इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। यहाँ पर कंप्यूटर रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा था तो उसका यूटिलाइजेशन जो है इम्प्रूव कर दिया किसने, सिंपल बैच सिस्टम ने। अर्ली कंप्यूटर्स वर वेरी एक्सपेंसिव एंड देयरफॉर इट वाज इम्पॉर्टेंट टू मैक्सिमाइज प्रोसेसर सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन का जो है उसको हमें मैक्सिमाइज करना होगा क्योंकि सिस्टम्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। तो बैच इज़ डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ जॉब्स विद सिमिलर नीड्स। का मतलब ये था कि जो सिमिलर टाइप के जॉब्स थी उनको ग्रुप कर दिया जाता था एक साथ रखा। जैसे CS1 के स्टूडेंट तो उनका एक बैच हो गया, तो बैच 1 में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो कौन से होंगे, CS1 के। जैसे बैच 2 बना दिया तो CS2 के सारे स्टूडेंट। तो बैच क्या होते, ग्रुप ऑफ जॉब्स विद सिमिलर नीड्स। वो सारे जॉब्स एक साथ रहेंगे बैच के अंदर जिनकी सिमिलर रिक्वायरमेंट होंगी, जिनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम होगी, जिनको सेम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, तो उनका ग्रुप एक साथ बना दिया जाएगा। तो यही कंसेप्ट किस में यूज़ किया जाता था, बैच प्रोसेसिंग में। तो अब इसमें क्या होता था कि यूज़र्स जो हैं अपने अपने जॉब्स जो हैं ऑपरेटर को दे देते थे। तो ऑपरेटर क्या करता था, सपोज इसने C++ का प्रोग्राम दे दिया, इसको रन करना है, इसको C का करना है, इसको पास्कल का करना है, इसको C++ का करना है, ठीक है, सपोज इसको भी C का करना है। तो यूज़र जो 1 है और यूज़र 4 है, इन दोनों का जो C++ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वो एक बैच बना लेगा वो। फिर इन दोनों के प्रोग्राम्स क्योंकि सेम रिक्वायरमेंट होगी, दोनों को सी का इन्वायरमेंट चाहिएगा, सी का कंपाइलर चाहिएगा, तो उसका बैच वो अलग बना देगा। तो जिन सिमिलर टाइप के जॉब्स का वो क्या कर देगा, बैच कर देगा। जैसे बैच 1 में सारे C++ के प्रोग्राम्स होंगे जो जो यूज़र ने दिए हैं, बैच 2 में जैसे सी के प्रोग्राम्स होंगे, ऐसे बैच सी में सपोज पास्कल के प्रोग्राम होंगे। तो सिमिलर रिक्वायरमेंट्स वाले जो जॉब्स होंगे ऑपरेटर क्या करेगा, उनके बैचेस बना देगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कौन देखेगा, मॉनिटर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो होगा मेमोरी में हमेशा रिसाइड करेगा और यूज़र प्रोग्राम एक एक करके इसमें आएगा। यानी कैसे होगा, बैच 1 का पहला प्रोग्राम इस एरिया में आएगा, मेमोरी में आएगा, ये मेमोरी है, मेमोरी में आएगा। इसको क्या करेगा मॉनिटर, इस प्रोग्राम को CPU असाइन करेगा और एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। अगर इसके कंप्लीशन के बाद वो ऑटोमेटिकली कौन सा प्रोग्राम लेगा, बैच 1 का सेकंड प्रोग्राम, फिर थर्ड प्रोग्राम, ऐसे एक एक करके वो एग्जीक्यूट करेगा। जब बैच 1 के कंप्लीट हो जाएंगे तो अगेन वो किसका लेगा, बैच 2 का लेगा। तो यहाँ पर जो सेटअप टाइम लग रहा था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर को डायरेक्टली इंटरेक्ट, जो यूज़र है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा हार्डवेयर से, मॉनिटर उसकी हेल्प करेगा इंटरेक्शन के लिए। बट यहाँ पर भी यूज़र जो है वो मशीन से इंटरेक्शन नहीं कर सकता है। वो जो भी उसका जॉब है उसे ऑपरेटर को सबमिट करना होगा, ऑपरेटर उसके बैचेस बनाएगा और मॉनिटर उनको एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यूज़र सबमिट्स देयर जॉब्स ऑन पंच कार्ड्स और टाइप to a computer operator who batches the jobs together sequentially and places the entire batch on an input device for use by monitor. और monitor क्या है, program that control the execution of jobs. Monitor first select first job from batch 1 and execute it. After completion of first job, it selects another job from batch 1 to execute. तो यहाँ पर ऑपरेटर ने जैसे बैच 1 बना लिया है C++ प्रोग्राम का, बैच 2 बना दिया फोर्ट्रॉन प्रोग्राम का, बैच 3 बना दिया है पास्कल में। इसमें 10 प्रोग्राम्स है, इसमें 5 प्रोग्राम्स है, इसमें 2 प्रोग्राम्स है।
तो पहले ये वाले 10 प्रोग्राम्स मॉनिटर एग्जीक्यूट करवाएगा सीक्वेंशियली, फिर ये वाले करवाएगा सीक्वेंशियली, फिर ये वाले एग्जीक्यूट करवाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज़ नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र ऑपरेटर के थ्रू जो है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा है। यूज़र हैज़ टू सबमिट अ जॉब रिटर्न ऑन पंच कार्ड्स और टेप्स टू ए कंप्यूटर ऑपरेटर। ऑपरेटर ग्रुप्स जॉब्स इनटू बैचेस बाय टाइप ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिक्वायरमेंट्स। Monitor manages the execution of each program in the batch. Jobs are processed in first come first serve fashion. Jobs कैसे होंगे, जो पहला जॉब होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट वाला। तो जो पहला आया होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फैशन में जॉब्स प्रोसेस होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी जनरेट की जाती है, तो इसमें यूज़र इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका यूज़ होता है। बैंक स्टेटमेंट्स जब निकालने होते हैं, इसमें भी यूज़र की इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उस केस में ये वाले सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बैच प्रोसेसिंग टेक्स मच ऑफ द वर्क ऑफ द ऑपरेटर टू द कंप्यूटर। सीरियल प्रोसेसिंग में क्या हो रहा था, सारा सेटअप जो है किसको करना पड़ रहा था, यूज़र या प्रोग्रामर को। लेकिन अब जो है ये वर्क किसने ले लिया है, कंप्यूटर ने। मॉनिटर ये जो है वो सब खुद करेगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम्स को वन बाय वन। इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस एज ए न्यू जॉब गेट स्टार्टेड एज सून एज द प्रीवियस जॉब इज फिनिश्ड विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर बार बार लोड नहीं करना पड़ेगा प्रोग्रामर को, प्रोग्राम या ऑपरेटर को। अपनी आप मॉनिटर जो है एक प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद, एक जॉब कंप्लीट होने के बाद दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा ऑटोमेटिकली। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिफ़िकल्ट टू डिबग प्रोग्राम। अगर आपको एरर चेक करने हैं अपने प्रोग्राम में तो आप नहीं कर सकते हो। यूज़र अपना प्रोग्राम ऑपरेटर को दे रहा है, ऑपरेटर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर उसमें कोई एरर्स आई तो ऑपरेटर वापस से यूज़र को देगा, यूज़र फिर से ठीक करेगा, फिर से ऑपरेटर को देगा और फिर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो उसको डिबग नहीं किया जा सकता, एरर चेक नहीं कर सकता यूज़र। अ जॉब कुड एंटर इन इनफाइनाइट लूप, तो है वो इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम वन बैच जॉब कैन इफेक्ट पेंडिंग जॉब्स। तो क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन स्कीम्स नहीं यूज़ की गई थी तो हो सकता था एक जो प्रोग्राम है दूसरे प्रोग्राम को, दूसरे पेंडिंग जॉब्स को अफेक्ट करे। लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द जॉब। यूज़र जो है जॉब से इंटरेक्ट नहीं कर सकता था। CPU इज़ ऑफन आइडल। यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि एट अ टाइम एक ही प्रोग्राम इस एरिया में आएगा, तो जब इस प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो CPU क्या हो जाएगा, आइडल। उसके पास कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये पूरा प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक CPU किसी दूसरे प्रोग्राम को असाइन नहीं हो रहा था। तो CPU जो है मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा, आइडल रहेगा जब भी कोई जॉब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मेमोरी वेस्टेज हो रहा है, क्यों, क्योंकि एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोग्राम जो है मेमोरी में स्टोर। सपोज एक प्रोग्राम 1K का है और हमारी 512K की मेमोरी है, तो 511K जो मेमोरी है वो वेस्टेज हो रहा है।